सभी को नमस्कार। न्यूज डंका के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज वार्तालाप में फिर एक बार हमारे साथ है रक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर करुणाशंकर उपाध्याय जी। नमस्ते। नमस्ते। आपके दो वार्तालाप जो इसके पहले हुए उनकी तो बहुत धूम है, लोगों ने बहुत सराहा है उसको जी। तो तीसरी बार हम लोग फिर एक बार डिफेंस पर चर्चा करने वाले हैं। पहला सवाल मेरा, ग्लोबल पावर रैंकिंग जो पिछले हफ्ते जारी हुई है, अमेरिका की एक संस्था हर साल करती है, तो उसमें भारत को तीसरे नंबर पर दिखाया गया है अमेरिका और रूस के बाद। तो बीच में कोई देश आता नहीं, इसका मुझे आश्चर्य है। यानी ना चीन है ना फ्रांस है। जी देखिए, ग्लोबल डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट करके संस्था है जो हर साल पूरे विश्व के वायुसेनाओं की रैंकिंग करती है। जी। तो पिछले साल भी हमको तीसरा स्थान मिला था, इस साल भी है। इसमें वास्तव में उन्होंने जो आधार बनाया उसको दो प्रकार से बांटा है। अगर पहला क्रम देखेंगे तो पहला अमेरिकी वायुसेना का है जी। दूसरा स्थान भी अमेरिकी नौसेना का है। अच्छा। तीसरा स्थान जो है रूसी वायुसेना का है। चौथा स्थान जो है अमेरिकी थल सेना का है। अच्छा। पांचवा स्थान जो है वह भी अमेरिकी मरीन कार्प्स का है, जो एक प्रकार से कोस्ट गार्ड जैसा है। और छठा स्थान भारत का है। अच्छा। और सातवां जो है चीन का है। तो चीन की वायुसेना आप देखेंगे कि भारत से लगभग दुगुनी है विमानों की संख्या के आधार पर। इसके बावजूद वह रैंकिंग में भारत से पिछड़ गई। हमको चीन से लगभग 7 पॉइंट अधिक मिले हैं। अच्छा। हमें लगभग 70 पॉइंट मिले हैं, 69.6 पॉइंट मिले हैं और उनको 63.4 पॉइंट मिले हैं। तो लगभग हम 7 पॉइंट उनसे लगभग ज्यादा हैं। तो यह इस बात का द्योतक है कि हम कहीं न कहीं बहुत सारे मामलों में चीन से आगे हैं। उन्होंने रैंकिंग का 5 आधार बनाया है। पहला आधार यह है कि आपके पास जो वायुसेना का बेड़ा है उसमें कितनी विविधता है। दूसरा आधार उन्होंने यह बताया कि आपके पास लॉजिस्टिक सपोर्ट कितना है। तीसरा आधार उन्होंने यह बताया कि आपके पायलटों के पास कितनी दक्षता कौशल है, आप तकनीकी रूप से कितने श्रेष्ठ हैं। चौथा आधार यह बनाया कि आपकी वायुसेना में जो विमान शामिल हो रहे हैं या आने वाले हैं उनकी तकनीकी क्षमता क्या है। और पांचवा आधार यह है कि आप सामने वाली वायुसेना का कैसे मुकाबला करते हैं। तो जो ये 5 आधार हैं, इन पांचों आधार पर भारत ने केवल चीन को नहीं पछाड़ा है, बल्कि आप देखेंगे कि फ्रांस है, ब्रिटेन है और जापान है, इजराइल जैसा देश है। हमने उन सारे देशों को इसलिए पछाड़ा है कि भारतीय वायुसेना इन सारे पैरामीटर पर जो है बहुत ज्यादा खरी उतरती है। तो इसमें एक एक पैरामीटर की हम चर्चा करना चाहेंगे। आप इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे जी। मुझे ये जानना है कि भारत ने अभी तक अपना परिपूर्ण फाइटर प्लेन बनाया नहीं है जी। लेकिन वो हमारे पहले फ्रांस ने बनाया है, इटली ने बनाया है, ब्रिटेन ने बनाया है। तो चीन का तो मैं समझ सकता हूँ, चीन का जो माल होता है वो कचरे का ढेर होता है जी। तो लेकिन जो देश कई सालों से फाइटर प्लेन की निर्मित करते आ रहे हैं, जिन देशों ने पहले और दूसरे महायुद्ध में सहभाग लिया था जी, उनका भी रैंकिंग भारत की बात है, ये बात कुछ समझ में नहीं आती। नहीं, उसका कारण यही जो 5 आधार है। जैसे पहला आधार जो है बेड़े की विविधता है कि आपके पास वायुसेना के विमानों का जो बेड़ा है उसमें कितनी वैरायटी है, कितनी विविधता है। तो भारत के पास आप देखेंगे कि राफेल है, भारत के पास सुखोई 30 MKI है, भारत के पास मिराज 2000 है, भारत के पास MiG-29 है, भारत के पास अपना खुद का बनाया हुआ तेजस है, तेजस MK-1 भी अब उसमें शामिल हो जाएगा। इसके अलावा भारत के पास जगुआर का एक बड़ा बेड़ा है। भारत के पास अभी भी कुछ MiG-21 और MiG-27 सेवा में बचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जहाज़ों का एक बड़ा बेड़ा है जिसमें फ्रांसीसी मूल के भी जहाज हैं, जैसे राफेल और मिराज 2000 फ्रांस का है। जगुआर जो है वह ब्रिटेन मूल का और फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर बनाया था, तुम दोनों के मूल का जहाज है। सुखोई 30 MKI में मूल तकनीक और इंजन जो है रूस का है, लेकिन उसको भारत ने अपने हिसाब से बदल दिया है, इसलिए उसका नाम सुखोई 30 MKI जो है वो जुड़ गया, मेक इन इंडिया उसमें जुड़ गया है। तो इसी प्रकार से हमारा तेजस है। तो इन सारे जहाजी बेड़ों के कारण जो एक विविधता आती है कि हम हर प्रकार की क्षमता रखते हैं, वह एक बड़ा कारण है।
जिसके कारण हम उन देशों की, जिन देशों से विमान खरीदते रहे हैं या जिन देशों से विमान का इंजन खरीद रहे हैं, उन देशों से हम इस कारण से आगे निकले हैं। दूसरा, इसमें जो आधार बनता है उसकी विविधता का जो मुद्दा है, हाँ, उसके बारे में एक छोटा सा मेरा और सवाल है। जी। ये विविधता में अलग अलग देशों के फाइटर प्लेन की मॉडल, जी, ये एक भाग है कि इसमें हेलीकॉप्टर या जो जहाज जिनके माध्यम से हम लोग अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, लॉजिस्टिक हाँ, सपोर्ट, हाँ, उसका भी समावेश है। हाँ, निश्चित रूप। देखिए, भारत के पास जो परिवहन विमान है वो भी कई देशों के हैं। रूस से हमने AN-130 खरीदा है। इसी प्रकार से हमने रूस से ही IL-76 गजराज जिसको कहते हैं, और IL-78 है, जो बड़े लंबे समय से भारतीय वायुसेना में है। लेकिन फिर हमने हरकुलिस खरीदा अमेरिका से, और दुनिया का जो सबसे बड़ा परिवहन विमान है वायुसेना का वह है ग्लोब मास्टर। तो हमने अमेरिका से ग्लोब मास्टर भी खरीदा है। तो हमारे यहाँ परिवहन विमानों की भी एक बहुत बड़ी विविधता है। और अभी भारत ने स्वयं, टाटा ने बड़ौदा में जो कारखाना लगाया है, तो भारत ने टाटा के माध्यम से C295 विमान जो है अभी लॉन्च किया है। पहला विमान उड़ान भर चुका है। तो हम 300 विमान जो है वहां पर बना रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास लॉजिस्टिक सपोर्ट भी जो है, परिवहन विमान जो है वो अभी बड़े पैमाने पर हैं। और हेलीकॉप्टरों में भी हमारे पास विविधता है। जैसे हमारे पास MI-17 भी है, MI-21 भी है, उसके बाद फिर MI-35 भी है। फिर हमने अमेरिका से जो है अपाचे खरीदा है, जो दुनिया का सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर माना जाता है। अमेरिका से चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदा है, जिससे ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने मारा था, जिस हेलीकॉप्टर की सहायता से। तो उसका भी एक बेड़ा हमारे पास है। तो हमारे पास चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे परिवहन विमान हो, चाहे हमारे पास फाइटर जेट की बात हो, युद्धक विमान हो, चाहे उनको सपोर्ट देने वाले विमान हो, जो जासूसी विमान होते हैं। तो हमारे पास जो अवाक्स विमान है उनकी भी संख्या अच्छी खासी है। उसमें फाल्कन अवाक्स हमने इजराइल से खरीदा है। बाकी हमने MK-1 और MK-2 नेत्रा करके हमने स्वयं जो है अपना जासूसी विमान बनाया है, जो अवाक्स विमान है। तो भारत को जिस प्रकार का सपोर्ट चाहिए हवा में, वो सारा सपोर्ट हमारे पास है। दूसरी बात, इसमें राडार की भी भूमिका आती है विविधता में। राडार जो है हमने हर प्रकार के रखे हैं। सैटेलाइट सपोर्ट जैसे चीन के पास हमसे ज़्यादा है, उसके पास ज़्यादा सैटेलाइट है, लेकिन इसके बावजूद जो ग्राउंड राडार हैं वो हमारे ज़्यादा पावरफुल हैं। हमने अमेरिका से, हमने रूस से, हमने इजराइल से, हमने फ्रांस से तकनीक लिया भी है और सीखा भी है। और DRDO ने स्वयं इन सारी तकनीकों को समझ करके अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर राडार का निर्माण भी किया है। तो हमने ये सैटेलाइट को ग्राउंड राडार से जो जोड़ा हुआ है, तो हर ऊंचाई पर कौन सा विमान उड़ रहा है उसकी जितनी सटीक जानकारी और लोकेशन भारतीय वायुसेना के पास रहती है, वह शायद किसी वायुसेना के पास नहीं रहती है। तो यह भी विविधता के अंतर्गत एक बड़ा कारण है। ये जो फाइटर प्लेन है उसको भी आजकल मिसाइल से टारगेट किया जाता है, जिसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। तो हेलीकॉप्टर आज के जमाने में, आज का जो वॉर होता है उसमें कितने उपयुक्त है? देखिए, ड्रोन के युग में धीरे धीरे हेलीकॉप्टर की उपयोगिता खत्म हो रही है। लेकिन हेलीकॉप्टर युद्ध के मैदान में घायल सैनिकों को उठाना हो, यह युद्ध के मैदान में रसद सामग्री पहुंचाना हो, सैनिकों को जल्दी से पहुंचाना हो दुर्गम इलाके में, तो उसमें हेलीकॉप्टर बहुत मदद करता है। जैसे अपना चिनूक हेलीकॉप्टर है, तो यह एक साथ 2 टैंक भी ले जाकर कहीं भी उतार सकता है, इतना वजन उठा सकता है। तोपें पहाड़ पर ले जाकर उतार कर रख सकता है। तो इस ढंग के सपोर्ट की जरूरत बनी हुई है। जैसे ड्रोन जो है उतना वजन नहीं उठा सकता। लॉजिस्टिक के लिए छोटी चीजें अगर भेजनी है तो ड्रोन से हम भेज सकते हैं, लेकिन चिनूक जैसा हेलीकॉप्टर जो 2 टैंक या 4 तोप एक साथ ले जा सकता है, तो वह क्षमता किसी ड्रोन के पास नहीं है। क्योंकि विमान तो हवाई पट्टी जहां होगी वहीं उतरेगा, लेकिन हेलीकॉप्टर को उतरने की जरूरत नहीं है। अगर टैंक को गिराना है तो 15-20 मीटर ऊंचाई से भी टैंक को गिरा सकता है, उसमें कोई संकट नहीं है। तो इस दृष्टि से हेलीकॉप्टर की भी उपयोगिता बनी हुई है। लेकिन मिसाइलों के इस दौर में हेलीकॉप्टर की सुरक्षा के लिए वायुसेना के विमान जो है कवर देते हैं, कि मतलब ऊपर से उनकी रक्षा करते हैं कि अगर कोई मिसाइल आ रही है तब उसको मार गिराएंगे, तब हेलीकॉप्टर आसानी से अपना काम पूरा कर पाता है। तो एक प्रकार से जो आपस में मिला जुला एक सामंजस्य है,
जो एकीकृत कमांड हमारी बनी है, उसके कारण भारतीय वायुसेना बहुत शक्तिशाली बनकर उभरी है। चीन के तुलना में हम लोग 7 पॉइंट से आगे हैं, तो ये जो 7 पॉइंट चीन पर भारी पड़े, उसका कारण क्या है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा कारण है जो हमारी युद्ध परिचालन क्षमता है, कि भारतीय वायुसेना ने लद्दाख से अपने सैकड़ों विमानों को दक्षिण निकोबार तक और पोखरण से अरुणाचल प्रदेश तक और फिर अरुणाचल प्रदेश से पोखरण और फिर साउथ निकोबार से लेकर के मलक्का स्ट्रेस लेकर लद्दाख तक पहुंचाने का युद्धाभ्यास किया हुआ है। तो हम अपने सैकड़ों विमानों को कभी भी कहीं भी पहुंचा सकते हैं। चीन के पास वह सुविधा नहीं है। हमारे पास जो ऑयल टैंकर हैं जो हवा में रिफ्यूलिंग करते हैं, उनकी संख्या अच्छी खासी है और भारतीय वायुसेना लगातार उनकी संख्या बढ़ा भी रही है। चीन की समस्या क्या है कि चीन के जो हवाई अड्डे हैं वो भारतीय सीमा से दूर हैं और ऊंचाई पर हैं, इसलिए उनका कोई भी विमान जो है पूरा भार लेकर के ऊपर नहीं उड़ सकता। जैसे जितनी मिसाइल भारत का विमान लेकर उड़ेगा, क्योंकि ये समुद्र तल के बराबर हमारे ज्यादातर हवाई अड्डे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, पंजाब के हों, इधर क्या कहते हैं बिहार के हों, बंगाल के हों, असम के हों, तो सारे हवाई अड्डे जो हैं सब जमीन के स्तर पर हैं और समुद्र तल से 1-2 मीटर की ऊंचाई पर ही हैं, तो इसलिए इनके पास ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता है। चीन का 2 विमान हमारे 1 विमान के बराबर ही मिसाइल लेकर उड़ सकता है, तो इसलिए चीन की वायुसेना दुगनी होकर भी भारत से पिछड़ रही है। कारण तो यह है। दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, हम लोगों ने अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ, ब्रिटेन के साथ, इजराइल के साथ, जापान के साथ, दक्षिण कोरिया के साथ, रूस के साथ भी लगातार युद्धाभ्यास किया है और किस प्रकार से आधुनिक वारफेयर लड़ा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का कार्य है वो कैसे होता है, कैसे हम सामने वाले को पहले देखते हैं, हमारी मिसाइल कैसे सामने वाले विमान को टारगेट कर सकती है, अगर सामने वाला विमान मिसाइल लॉन्च कर चुका है तो उस मिसाइल को हम कैसे विपथित करें, उसका रास्ता भटका दें, उसको गिरा दें, उसका कैसे सिस्टम जाम कर दें, ये सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने J-10C जो चीन का आधुनिकतम विमान है 4.5 पीढ़ी का, उसका प्रयोग किया था और उसके माध्यम से PL-15E मिसाइल जो है छोड़ा था। लोग चीन ने बाद में माना कि उसके पायलट भी उसमें शामिल थे। तो एक प्रकार से चीन के पायलट ने जिस मिसाइल को छोड़ा उसको हमने खेत में गिरा दिया, समूची मिसाइल ही उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जाम करके। तो भारत ने यह दिखा दिया कि चीन के हथियार हमारे लिए खिलौना है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है या वारफेयर है उसमें भारत ने महारत हासिल कर ली है इन सारे देशों के साथ युद्धाभ्यास करके। चीन की समस्या क्या है कि वो केवल युद्धाभ्यास 2 देशों के साथ कर पाता है, एक रूस है, दूसरा पाकिस्तान है। अच्छा। तो रूस और पाकिस्तान के पास की वायुसेना के पास जो कला है केवल उतनी कला जो है चीन सीख सकता है, लेकिन अमेरिका, इजराइल की वायुसेना लगातार युद्ध में रहती है। आप देखेंगे कि ये लोग कभी भी 1 साल 2 साल भी नहीं बैठते, इनका कोई न कोई युद्ध कहीं न कहीं चलता ही रहता है। तो उसके कारण इनका जो अनुभव है वह व्यवहारिक अनुभव होता है। तो भारतीय वायुसेना लगातार इनके साथ, जैसे क्वाड देशों का अपना अभ्यास होता है, अमेरिका के अभ्यास में हर साल जाती है, कनाडा भी जाती है और फ्रांस जाती है, ब्रिटेन जाती है, इजराइल जाती है, तो हर जगह हमारी वायुसेना जाती है। फिर उनके लोग भी हमारे यहाँ आकर युद्धाभ्यास करते हैं। तो उसके कारण युद्ध के माहौल में हमारी सेना सदैव तैयार रहती है और किस प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं नए वारफेयर को लेकर, नई तकनीक को लेकर, उन सारी चुनौतियों से भारतीय वायुसेना परिचित रहती है। चीन कहीं न कहीं इसमें उसको एक गैप मिल रहा है और उसका कारण यही कि वो पाकिस्तान जैसे और देश को पकड़ कर बैठा है जो आतंकवाद का आप कह सकते हैं सरपरस्त है। चीन के ऐसे कौन से हवाई अड्डे हैं जो भारत को सामने रख के बनाए गए हैं? चीन के 2 बड़े हवाई अड्डे हैं। एक होटन है जो बहुत बड़ा उसका शस्त्रागार है, वहां पर मिसाइलें रखी गई हैं, वहां पर उनके सैकड़ों विमान हैं जो शिनजियांग प्रांत में है। और भारत ने लद्दाख में और सियाचिन से लेकर लगभग हर जगह कुछ ऐसी मिसाइलें तैनात की हैं कि युद्ध के समय हम उस अड्डे को उड़ा देंगे। जैसे हमारी प्रलय मिसाइल है तो 100 प्रलय मिसाइल उस पूरे अड्डे को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। हम अगर 100 मिसाइल एक साथ छोड़ देते हैं तो फिर चीन उसको बचा नहीं पाएगा। दूसरा, तिब्बत में उनके 2 अड्डे हैं और तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसी जगह है जहां से लगभग पूरा तिब्बत दिखाई देता है। हम ऊंचाई पर हैं, चीन जो है हमसे नीचे है। तो युद्ध के समय हमें जैसे जासूसी करने के लिए भी
बहुत ज़्यादा वहाँ पर सैटेलाइट की या राडार सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हम विजुअली भी मतलब मैनुअली भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो उन अड्डों को अगर 3 अड्डे हम नष्ट कर देते हैं तो उसके बाद चीन के सारे अड्डे जो है बहुत अंदर है, मतलब 2000 किलोमीटर कम से कम दूर पड़ेंगे। अच्छा। चाहे हांगकांग हो, चाहे पूर्वी चीन हो या उत्तरी चीन हो, तो वहाँ दक्षिणी चीन हो, वहां से उनको हथियार पहुंचाना सीमा पर युद्ध के समय आसान कार्य नहीं होगा। और तिब्बत वैसे भी आज भी उड़ान वर्जित क्षेत्र है। तिब्बत का वायुमंडल जो है कुछ अलग ही व्यवहार करता है। वहाँ कौन सा जहाज कब गिर जाए कोई जानता नहीं है। इस कारण से वहाँ चीन की वायुसेना बहुत सुरक्षित नहीं रहेगी युद्ध के समय। तो इस कारण से भारत एक प्रकार से चीन के ऊपर अपना हाथ लेकर बैठा है। लेकिन एक विषय जो जी बार बार चर्चा में आता है कि हमारे पास जो फाइटर प्लेन है उसकी संख्या बहुत कम है चीन की तुलना में। जी, तो इसका कोई तोड़ निकल रहा है क्या? क्योंकि जी से जो हमारे पास इंजन आने वाले थे वो भी अमेरिका ने उसमें समस्या निर्माण की है। अभी मेरे ख्याल से 7वां आया है। तो ये जो भारत की समस्या है जिसके बारे में अपने बहुत सारे सेनाधिकारी भी बार बार चर्चा करते हैं, तो उसका क्या उपाय है, उसका क्या तोड़ है? देखिए, इसका 2 ही उपाय है। एक तो हम केवल अब अमेरिका पर निर्भर नहीं है। अमेरिका के साथ हमने लगभग 300 इंजन का समझौता किया था, उसमें अभी तक उन्होंने 7 इंजन दिए हैं। अभी 7 तेजस MK1 ये आप कह सकते हैं कि सितंबर तक उड़ान भर सकते हैं, और अगर इस बीच में और 1-2 इंजन आया तो और बढ़ सकते हैं। लेकिन हमको बड़े पैमाने पर वायुसेना का आधुनिकीकरण करना है। इसलिए भारत ने अभी फ्रांस के साथ लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए में 114 जो राफेल विमानों का सौदा किया है, तो उसमें से 90 विमान जो है भारत में ही बनाए जाएंगे। अब राफेल पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है भारत में अपनी खोलने जा रहा है। HAL और राफेल मिल करके वो सारी चीजें बनाएंगे। हमारे पास पहले से 36 राफेल हैं और 114 मिलाकर 150 हो जाते हैं। हमने भारतीय नौसेना के लिए भी 26 राफेल का सौदा किया हुआ है, जिसका पहला विमान इस साल सितंबर में मिलने वाला है। ये सब मिलाकर के लगभग 250 के आसपास हमारा आंकड़ा हो जाता है। एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ यह बन रही है। दूसरा, अभी GE ने कहा है कि वो अब समय पर धीरे धीरे डिलीवरी करेगा। अगर उधर से इंजन आते रहेंगे तो हम अपने तेजस MK1A और तेजस MK2 को जल्दी लाइन पर ला सकते हैं। उसकी संभावना मुझे बहुत कम दिख रही है। हाँ, संभावना थोड़ी कम लग रही, तो उसका विकल्प हमने फ्रांस से ही किया है। और अभी ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस और इधर क्या कहते हैं जो फ्रांस का सैफरान है। क्योंकि अमेरिका तुर्की को तो इंजन दे रहा है लेकिन भारत को डिलीवरी नहीं कर रहा है। हाँ, अभी तुर्की को देने के लिए कहा है, मतलब जब तक दे न दे तब तक उस पर भी विश्वास करना ठीक नहीं है। अमेरिका का प्रयास ये है कि तुर्की पहले S-400 जो है किसी देश को बेच दे, तो उसको शायद यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात खरीदेगा, तो उसको दे देगा। उसके बाद अमेरिका फिर उसको वापस अपनी पार्टी में शामिल करेगा, क्योंकि काटसा के अंतर्गत उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। और तुर्की को लग रहा है कि उसके कारण वह पिछड़ रहा है, क्योंकि इजराइल के पास आधुनिकतम विमान है और निकट भविष्य में इजराइल और तुर्की का संघर्ष होना है, ये मानकर चलिए। तो मैं कह रहा था कि दूसरा जो तोड़ हमने निकाला है वह सैफरान के साथ बात चल रही है और रोल्स रॉयस के साथ कि हम कम से कम 500 इंजन जो है भारत में बनाएंगे। इनमें से कोई एक कंपनी आएगी जिसके माध्यम से हम जो है तेजस MK2 और AMCA जो हमारा बन रहा है, इन दोनों का प्रोटोटाइप तो तैयार है, केवल इंजन की जरूरत है। इंजन जैसे ही बन जाएगा या मिल जाएगा तो फिर वह भी उड़ान भरेगा। तो आने वाले समय में जो भारतीय वायुसेना का आधुनिकीकरण है उसमें इस सौदे पर, इन दोनों सौदे पर आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जो है उसका भाग्य जो है तय होता है। दूसरी बात क्या है कि हम लोग फ्रांस से सोर्स कोड मांग रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मोस जो हमारी नई बन रही है, ब्रह्मोस 2 जिसको कह रहे हैं, वो हाइपरसोनिक है। और हमने 1500 किलोमीटर के रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का 3 बार परीक्षण कर लिया है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल हम चाहते हैं कि हमारे विमानों में लगाने की सुविधा हो, हमारी खुद की मिसाइल हो, तो हमारा विमान कहीं भी रहेगा तो 1500 किलोमीटर के रेंज में किसी भी चीज को नष्ट कर सकता है। तो उस दृष्टि से भारत की तैयारी चल रही है। तो आधुनिकता को लेकर के, आधुनिकीकरण को लेकर के भारत सरकार चिंतित भी है, तैयार भी है। DRDO भी कार्य कर रहा है, HAL भी कार्य कर रहा है। लेकिन जो इंजन के क्षेत्र में हम अपना इंजन बनाने में कहीं न कहीं एक प्रकार से असफल रहे हैं,
और हमारा जो खुद का कावेरी इंजन है वो 90 km से ज़्यादा थ्रस्ट नहीं पैदा कर पाया, तो उसका उपयोग हम कहीं न कहीं ड्रोन में करने जा रहे हैं, विमानों के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सारे सौदे हमारे हो जाते हैं तो हम निकट भविष्य में बहुत शक्तिशाली वायुसेना बनने जा रहे हैं। Su-30 का जी थोड़ा आधुनिकीकरण जी। करने का जो विचार चल रहे हैं, जी। उसमें अपनी हाँ, मिसाइल सुपर रडार, सुखोई, हाँ, सुपर वो क्या सुखोई। प्रोजेक्ट है? देखिए सुखोई 30 हमारे पास भी है, चीन के पास भी है, लेकिन सुखोई 30 हमने केवल 36 विमान रूस से खरीदे थे। टोटल 272 है, तो हमने 236 स्वयं बनाए हैं, तो उसको सुखोई 30 MKI कहा गया। तो उसमें आइसा रडार और जो ब्रह्मोस मिसाइल का NG और सेकेंड ब्रह्मोस है जो हाइपरसोनिक संस्करण है, वह लगाने जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, सुखोई 30 बहुत दूर से मिसाइलों को, विमानों को देख लेगा और बहुत दूर से उसको टारगेट कर सकता है। और एयर टू एयर मिसाइल भी, जैसे अभी हमने अस्त्र 1 बनाया है, अस्त्र 2, अस्त्र 3 बना रहे हैं, तो अस्त्र 3 की रेंज चूंकि 400 से 500 किलोमीटर होने वाली है, तो वह भी लगाने वाले हैं सुपर सुखोई में। तो हम 40 विमानों का पहले दौर में आधुनिकीकरण करेंगे जो सुपर सुखोई कहलाएगा, तो कहीं न कहीं राफेल के बराबर या उससे भी थोड़ा आगे निकल जाएगा तकनीकी तौर पर। जैसे तेजस MK1 ये जो है, कई बार लोग ये नहीं मानते कि भारत का खुद का भी विमान राफेल की टक्कर का हो सकता है, लेकिन जो तेजस MK1A है यह भी राफेल की टक्कर का ही विमान है। चौथी पीढ़ी का कहा गया, लेकिन 4.5 पीढ़ी की तकनीक इसमें, वही इलेक्ट्रॉनिक जैमर है, वही एक्सगार्ड डिकाय है, वो उसी प्रकार से हम ब्रह्मोस मिसाइल भी उसमें लगा रहे हैं, उसी प्रकार से अस्त्र मिसाइल भी लगा रहे हैं। तो हमारा खुद का विमान भी जो है उसी स्तर पर चल रहा है। तो इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे कि सुखोई 30 जो है वो अभी भी भारतीय वायुसेना की रीढ़ बना हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या जो है उसी की है और 272 विमान है। और चूंकि उसकी तो फिर हम लोग इसका प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा रहे? और Su-30 का, सुखोई 30 का 12 विमान का अभी लाइसेंस दिया है रूस ने और बनाने का। HAL में वो चल रहा है, क्योंकि 12 विमान हमारे अब तक दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। अच्छा, तो 272 में से 260 ही हैं। तो जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है उसको बनाने की अनुमति जो है रूस से मिली हुई, क्योंकि लाइसेंस उनसे लेना पड़ता है, उनको उसका शेयर देना पड़ता है, क्योंकि मूल तकनीक उनकी है, बिल्कुल मूल इंजन उनका है। उस इंजन को हमने अपने हिसाब से अपना सोर्स कोड डाल करके उसका सॉफ्टवेयर जो है अपग्रेड कर लिया है। Su-57 के बारे में भी मेरे मन में सवाल है, क्योंकि रूस बार बार आपको कह रहा है, अलग अलग अच्छी ऑफर्स दे रहा है, लेकिन हम लोग ज्यादा उस पर रिएक्ट नहीं होते, या फिर हमने वो ऑफर एक्सेप्ट की है, ऐसा भी कहीं चर्चा नहीं होती। नहीं, दो चीजें हैं। पहली बात यह है कि एक तो कैटसा का डर है। अमेरिका ने सुखोई S-400 खरीदने पर तुर्की पर तो लगाया प्रतिबंध, लेकिन भारत पर नहीं लगाया। उस समय ट्रंप ही थे और मित्रता के कारण नहीं लगाए। लेकिन आजकल राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर कोई प्रतिबंध न लगाए कैटसा के अंतर्गत, इस कारण से भारत सरकार बहुत फूंक कर कदम रख रही है। अगर हम सुखोई 57 का सौदा करते हैं तो ट्रम्प के बारे में भी अनप्रेडिक्टेबल स्थितियां हैं, तो हो सकता है कि उनका मूड बन जाए तो प्रतिबंध लगा दे। तो भारत अभी किसी प्रकार के प्रतिबंध से बचना चाहता है। और जो हमारा AMCA है और तेजस MK2 है वह भी लगभग उसी टक्कर का विमान है। AMCA तो और भी ज्यादा आधुनिक है, वो तो F-35 से भी ज्यादा आधुनिक होने वाला है। तो हमारा प्रयास है कि हमारे खुद के विमान अगर आ जाते हैं, हम केवल इंजन के लिए परेशान हैं, एक बार इंजन की व्यवस्था हो गई हमारा खुद का विमान जो है वह इन सबसे आगे निकल सकता है। और उसी पर भारत सरकार ज्यादा जोर दे रही है, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत जब सब कुछ रहेगा तो आपका अपना सोर्स कोड रहेगा, आप अपनी मिसाइलें, आप अपना राडार लगा पाएंगे और जब चाहे उसके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर लें, क्योंकि विमानों का सॉफ्टवेयर जो है वही आज कल उनके आधुनिक होने का प्रमाण है कि कितनी तेजी से आप उसको अपग्रेड करते हैं। लगातार उसको अपग्रेड करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर क्या हम लोग भारत में बना दे के इम्पोर्ट करते हैं? नहीं, अभी जैसे राफेल का सॉफ्टवेयर उन्होंने सोर्स कोड नहीं दिया तो हमको उन्हीं से लेना है, फ्रांस से ही लेना है। लेकिन सुखोई 30 MKI का सॉफ्टवेयर हमारा खुद का है। अच्छा। चूंकि वो विमान बनाया हमने है। इसी प्रकार से तेजस का हमने कुछ पुराने विमानों में भी जैसे मिराज 2000 और जगुआर का आधुनिकीकरण किया है, तो उसमें अपना सॉफ्टवेयर डाल दिया है। तो जिन विमानों का सोर्स कोड उपलब्ध है उसमें हमने अपने सॉफ्टवेयर डाल करके उसको अपग्रेड कर दिया है। इसलिए वो लगभग भले विमान पुराना है लेकिन उसकी क्षमता आधुनिक हो गई, बहुत ज्यादा आधुनिक हो गई है। लेकिन कहीं न कहीं जो संख्या की बात है, उस संख्या को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने
इसलिए ज्वाइंट प्रोडक्शन पर ज़्यादा जोर दिया है कि हम कहीं न कहीं राफेल के साथ अगर हम राफेल का प्रोडक्शन भारत में करते हैं और 114 विमान जल्दी आ जाते हैं, तो वह भारतीय वायुसेना का जो तात्कालिक संकट है उसको दूर कर देगा। अब थोड़ा चीन और जी भारत का कंपेयर कीजिए जी संख्यात्मक दृष्टिया, या जी। उनका एक प्लेन है जिसका मुकाबला अपना कौन सा प्लेन कर सकता है? देखिए, चीन के पास जो आधुनिक विमान है, एक तो अभी उन्होंने J-35 स्टील्थ विमान की बात कही है, लेकिन उसको भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI ने ही अरुणाचल में डिटेक्ट कर लिया था और उसकी चर्चा भी हुई थी। तो हमारा राडार इतना पावरफुल है कि तिब्बत के ऊपर उड़ रहा स्टील्थ विमान अरुणाचल में हमारे विमान की पकड़ में आ गया। तो हमारे जो भी विमान है, उनके जो विमान है मानकर चलिए कि उसमें J-35, J-20 ये 2 स्टील्थ बोलते हैं, J-10C और J-17 ये 4 विमान उनके जो हैं युद्ध में ज्यादा प्रयुक्त हो सकते हैं। सुखोई 30 का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे जो विमान है चीन के सामने अगर युद्ध की स्थिति आती है तो उसमें हम मान लीजिए कि अपने आधे से ज्यादा राफेल का प्रयोग करेंगे और सुखोई 30 MKI जो है, मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 इन सारे विमानों का हम मिश्रण रखेंगे, क्योंकि 1-2 विमान ऐसे रहते हैं जो बाकी विमानों को कवर देते हैं युद्ध के समय। मतलब एक विमान जैसे सामने वाले विमान को मार गिराने के लिए है, दूसरा विमान जो है सामने वाले विमान को देखने के लिए है, राडार पर ज्यादा ध्यान देगा, तीसरा विमान बमबारी करने के लिए है मान लीजिए, चौथा विमान मिसाइल छोड़ने के लिए है। तो मतलब आपस में हम ऐसा कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं कि जब एक साथ अलग अलग प्रकार के विमान उड़ान भरते हैं और एक व्यूह रचना करके उड़ते हैं, तो समझ में नहीं आता सामने वाले को कि कौन सा विमान है और उसके लिए हम किस प्रकार के विमान का प्रयोग करें या किस प्रकार की मिसाइल का प्रयोग करें। तो कई बार इसमें सामने वाला जो है गच्चा खा जाता है। तो इसलिए जो व्यूह रचना होती है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है और सुखोई 30 MKI में कलाबाजी करने की अद्भुत शक्ति है। वो सेकंड में जो है बहुत ऊपर जा सकता है और ऐसे पूरा घूम करके नाच जाता है, इसलिए उसको सुपरियरिटी एयरक्राफ्ट कहा जाता है। राफेल तो मान लो उनकी पकड़ में नहीं आएगा, तो सुखोई 30 MKI भी उनको मजा चखाने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि उसमें ब्रह्मोस भी लगी है, उसमें अस्त्र भी लगी हुई है। तो दोनों मिसाइलें जो है बड़े काम की है। चाइना से जब उनके फाइटर उड़ेंगे जी, तो हमको कितने किलोमीटर पहले हमारे रडार उसको पकड़ पाएंगे? देखिए, हमारे पास जो राडार लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक लगे हैं वो 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की रेंज में देखते हैं। तो कहीं न कहीं चीन के हवाई अड्डे से जब कोई विमान उड़ेगा तो उसी समय हमें सूचना मिल जाएगी। हमारे हवाई अड्डे सीमा के नजदीक हैं, जैसे लद्दाख में ही अभी लगभग 4 हवाई अड्डे हो गए। इसी प्रकार से कश्मीर में जम्मू और श्रीनगर का है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में है। मेन क्या है, बरेली जो है उत्तर प्रदेश का, वो वायुसेना का बड़ा अड्डा है, यहाँ से ज्यादा विमान उड़ान भरेंगे। फिर लखनऊ है, गोरखपुर है, उधर पटना है, फिर हाशीमारा जहाँ राफेल का पूरा स्क्वाड्रन तैनात है चिकन नेक के पास, फिर तेजपुर है असम में। तो इन जगहों पर से उड़ेंगे और इनको बॉर्डर पर पहुंचने में बहुत कम समय लगेगा। हमारे विमान जैसे 2 से 3 मिनट में बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे, उनको भारत के नजदीक आने के लिए भी कम से कम 5 से 10 मिनट लगेंगे। नहीं, लेकिन अपने विमानों को बॉर्डर तक जाने की जरूरत पड़ेगी क्या, कि अपने मिसाइल देश के अंदर से उनको ठोक पाएंगे? नहीं, हमारी मिसाइलों की रेंज काफी ज्यादा, हम कहीं से भी मार सकते हैं। लेकिन जब विमान आमने सामने होंगे युद्ध के समय, तो मानकर चलिए कि 200 से 300 किलोमीटर की रेंज में होंगे, क्योंकि उनके पास जो अभी सबसे आधुनिक मिसाइल है एयर टू एयर, वह PL-15E जैसे थी, जिसका उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में प्रयोग किया, जो खेत में पाया गया। हाँ, जिसको हमने गिरा दिया। अभी उन्होंने PL-19 बनाया है, उससे थोड़ी सी एडवांस है। इसकी रेंज उन्होंने 350 रखी है किलोमीटर। और हम लोगों ने अस्त्र बनाया है जो 160 किलोमीटर की रेंज है। बहुत सारे लोगों ने पिछली बार कहा था, मैंने तो इस पर शक किया था, लेकिन भारतीय DRDO और भारतीय वायुसेना ने इसको स्पष्ट किया है कि अस्त्र MK1 की रेंज जो है 160 किलोमीटर है। दूसरा जो अस्त्र MK2 है उसकी रेंज 200 से 300 और 350 किलोमीटर है। और अस्त्र तीसरा जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं वह 350 से लेकर 500 किलोमीटर की रेंज वाली है। हम रूस से R-37 मिसाइल खरीद रहे हैं जिसकी रेंज 400 से 500 किलोमीटर है, वो 300 मिसाइल खरीद रहे हैं। हम इजराइल से भी इस प्रकार की एयर टू एयर मिसाइल खरीद रहे हैं जिसकी रेंज जो है 300 से 500 किलोमीटर है।
राफेल में जो मेटेओर मिसाइल लगी है उसकी भी रेंज 300 किलोमीटर है। बहुत सारे लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। मेटेओर अभी तक दुनिया की एयर टू एयर सबसे आधुनिक मिसाइल है और इसको केवल फ्रांस ने अकेले नहीं बनाया है, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने मिलकर बनाया है। तो इसका कॉपीराइट जो है वो यूरोपियन यूनियन के नाम से है, तो इसलिए उन तीनों को पैसा जाता है। तो ये सारी मिसाइलें हमारे पास हैं। तो चीन का कोई भी विमान अगर सामने आता है तो हम उसको वहीं पर नष्ट कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि S-400 हमारा हाशिमारा में तैनात है। इसी प्रकार से चिकन्ने के पास इसी प्रकार से एक स्क्वाड्रन कहीं न कहीं लद्दाख की तरफ तैनात है। तो उसके 400 किलोमीटर की रेंज में 600 किलोमीटर तक S-400 का ही राडार काम करता है। तो 400 किलोमीटर की रेंज में आने पर किसी विमान को वह भी मार गिरा सकता है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने ही कुल पाकिस्तान के 8 विमान मार गिराए थे। उसमें से 2 अवाक्स थे, 2 F-16 थे और 4 जो है चीन के विमान J-10C और J-17 थे। तो चीन का जो आधुनिकतम विमान एक प्रकार से J-10C है, उसको S-400 ने भी मार गिराया। बाकी हमारे विमानों ने तो मार ही गिराया। तो इसी स्थिति में आप मानकर चलिए कि चीन के लिए बहुत अच्छी गुंजाइश उत्तरी सीमा पर नहीं है। इसमें जो युद्ध का दूसरा मोर्चा खुल सकता है वो हिंद महासागर रहेगा। तो वहां पर वो अपनी नौसेना भेज सकता है, अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज सकता है। और उसका इलाज करने के लिए हम जो दक्षिण निकोबार में बड़ी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अभी इंडोनेशिया के साथ हमने जो सवांग पोर्ट डेवलप करने का निर्णय लिया है, तो दोनों तरफ हम मलक्का स्ट्रेट की जो है भारतीय नौसेना और वायुसेना रहेगी। तो वहीं पर उनको हम जल समाधि दे देंगे अगर वो आगे आने का। अपने जहाजों पर राफेल के अलावा हम लोग कौन सा फाइटर प्लेन यूज करते हैं? अभी तो हमारे पास MiG-29 है, जो तो पुराना है, बहुत पुराना है, जो INS विक्रमादित्य पर है। INS विक्रांत के लिए हम राफेल M खरीदे हैं, जो अभी तक आया नहीं, अभी सितंबर में पहला आएगा। लेकिन सारे विमान जो 26 विमान है 2028 तक आएंगे। तो उसके आ जाने के बाद चीनी नौसेना हिंद महासागर में आने से डरेगी, क्योंकि उसकी क्षमता राफेल विमान से थोड़ी ज्यादा है और एयरक्राफ्ट कैरियर आप कहीं भी ले जाकर खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद उस विमान को उड़ना होता है तो बड़ी रेंज कवर हो जाती है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो विध्वंसक युद्धपोत हैं सब पर ब्रह्मोस मिसाइलें लगी हुई हैं और ब्रह्मोस NG लगी हुई, जो नेक्स्ट जनरेशन है, तो 800 किलोमीटर की रेंज वाली जो है वह लगी है। तो 800 किलोमीटर के रेंज में हमारे किसी भी युद्धपोत के आसपास दुनिया का कोई युद्धपोत आना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो चारों तरफ हमला कर सकते हैं ना, 360 डिग्री ब्रह्मोस की जो क्षमता। युद्ध की स्थिति में फाइटर प्लेन आपका जितना महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा महत्व होता है वो फाइटर प्लेन चलाने वाला पायलट जी। तो इस विषय में चीन और भारत की स्थिति क्या है? देखिए, भारत के जो पायलट है उनका कौशल जो है चीन के पायलटों से काफी ज्यादा है। उसका बड़ा कारण ये है कि हम जो युद्धाभ्यास करते हैं अमेरिका के पायलटों के साथ करते हैं, इजराइल के पायलटों के साथ करते हैं, फ्रांस और ब्रिटेन के पायलटों के साथ करते हैं, रूस के पायलटों के साथ करते हैं, दक्षिण कोरिया और जापान के पायलटों के साथ करते हैं। तो विश्व की जितनी आधुनिकतम वायुसेनाएं हैं, हर वायुसेना के पायलट के साथ भारतीय पायलट मुकाबला करता है और वैसी स्थिति में वो उसको अपने कौशल का निखार लाने में बहुत सहूलियत होती है। और भारतीय वायुसेना हर साल जो है गगन शक्ति नाम से एक बड़ा युद्धाभ्यास भी करती है। तो हमारे पायलट हमेशा युद्ध के माहौल में अपने को तैयार रखते हैं। चीन के पायलटों की समस्या क्या है कि उनकी खुद की जो प्रशिक्षण क्षमता है उतना ही वह जानते हैं। केवल वे जरूरत पड़ने पर रूस के साथ कई बार संयुक्त युद्धाभ्यास करते हैं, पाकिस्तान के साथ करते हैं और 1-2 बार उत्तर कोरिया के साथ किए हैं। तो उनके पास जो जानकारी है केवल उन्हीं देशों की है। लेकिन जितनी विविधता भारतीय पायलटों के पास है, पूरे विश्व की लगभग हर आधुनिक वायुसेना का ज्ञान और उसके पायलटों की तकनीकी क्षमता और उनके प्रशिक्षण कौशल से परिचित होने का जितना बड़ा अवसर भारतीय पायलटों को मिला है उतना चीनी पायलटों को नहीं मिला है। एक और बात है कि भारतीय पायलट दिमागी तौर पर भी ज्यादा सजग और तेज होते हैं। भारतीय पायलट शारीरिक रूप से भी चीनी पायलटों की तुलना में ज्यादा फिट होते हैं। चीन की जनसंख्या लगातार बूढ़ी हो रही, तो वहां भी 26 वर्ष तक जो है सेना में शामिल होने की उम्र जो है निर्धारित कर दी गई है, जबकि हमारे यहाँ 25 वर्ष में अग्निवीर के सेवानिवृत्त होने की आयु निर्धारित है। तो भारत चूंकि विश्व का जवान देश है और भारतीय सैनिकों की जो शारीरिक क्षमता है बहुत दृढ़ होती है, बहुत मजबूत होती है। हर प्रकार के
संकट को, हर प्रकार की चुनौती को झेलने की क्षमता होती है। जैसे अभिनंदन जब पीओके में उतरा तो उसने सबसे पहले अपने जो डॉक्यूमेंट थे उसको नष्ट किया, कि जिससे मतलब पकड़े जाने पर उसके पास से कोई रिकॉर्ड जो है पाकिस्तानी वायुसेना के पास न लगे। तो ये सारा जो प्रत्युत्पन्न बुद्धि जिसको कहते हैं कि ऑन द स्पॉट आपका दिमाग काम करे, वो हमारे पास होती है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय पायलटों ने जब जरूरत समझी तो एक्स-गार्ड डिकॉय का प्रयोग किया राफेल के माध्यम से, और उसको ललचाया एक प्रकार से पाकिस्तानी और चीनी पायलटों को, देखो राफेल आपके रडार पर दिख रहा है। और उन्होंने PL-15E मिसाइल से उस एक्स-गार्ड डिकॉय को नष्ट किया, उसको राफेल ने छोड़ दिया और उनके रडार पर AI और सेंसर के माध्यम से दिखाया कि राफेल गिर रहा है, जबकि वो 30 किलोग्राम का यंत्र एक्स-गार्ड डिकॉय दिख रहा था। तो ये कौशल जो है भारतीय पायलटों के पास है, ये चीन के पास ये सुविधा और ये कौशल उपलब्ध नहीं है। इसलिए पायलटों में के मामले में भारत के पायलट चीन के पायलट से बहुत आगे हैं। हमारी तुलना में अगर कोई पायलट आते हैं तो अमेरिका और इजराइल के पायलट आते हैं। अच्छा। और उनके साथ भी हम कई बार युद्धाभ्यास में हम अपने को श्रेष्ठ सिद्ध कर चुके हैं। ऐसे भी कई मौके हैं जब भारतीय वायुसेना के विमानों ने अमेरिकी और इजरायली वायुसेना के विमानों को भी युद्धाभ्यास के दौरान लॉक कर दिया है। तो ये पायलट का अपना कौशल होता है। इसलिए प्रशिक्षण के मामले में हम बहुत अद्यतन हैं, बहुत आधुनिक। और संख्या के मामले में संख्या मतलब चूंकि विमानों की संख्या चीन के पास ज्यादा, लगभग हमारी दोगुनी है। हमारे पास मान लीजिए कि आज 2400 कुछ विमान है सब मिलाकर, उनके पास 4000 के आसपास विमान है। तो दोनों की तुलना लगभग जो है आप कह सकते हैं कि अलग है। अगर हेलीकॉप्टर वगैरह भी जोड़ दिया जाए तो हमारे पास 3300 और उनके पास 6600 के आसपास है। अच्छा। लेकिन यहाँ संख्या का कोई मतलब नहीं है। जब युद्ध के मैदान में आपको कितना अनुभव है, हम लगातार युद्ध लड़ रहे हैं और लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं। जैसे करगिल के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके पहले हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, तो हमने युद्ध का वास्तविक अनुभव चखा है। चीन को 1989 के बाद 1979 के बाद चीन कोई युद्ध नहीं लड़ा है, और वह युद्ध भी उसने वियतनाम से लड़ा था जिसमें वह हार गया था। तो चीन को आधुनिक युद्ध लड़ने का अनुभव नहीं है। और अब जो लोग युद्ध लड़े थे वो सब तो कब के रिटायर हो गए हैं। तो अभी जो उनके यहाँ कार्यरत वायु सैनिक हैं या पायलट हैं, उनको युद्ध में क्या होता है, कैसे होता है, इसका अनुभव नहीं है। इसलिए वो ताइवान पर भी हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। लगातार आप समाचार देखते होंगे, कोई न कोई समाचार। चीन में तो चूंकि प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है तो अपने आप समाचार नहीं आता, लेकिन किसी एजेंसी के माध्यम से कोई समाचार आ जाता है कि किसी जनरल को हटाया गया, किसी सेना अधिकारी को अपदस्थ किया गया, किसी को उन्होंने गोली मरवा दी। शी जिनपिंग का भी तख्ता पलट का प्रयास हुआ था, आपको मालूम ही है। तो कहीं न कहीं चीन में बहुत ज्यादा असंतोष भी है, और चीन का कोई भी जनरल और कोई भी एयर चीफ मार्शल यह गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं है कि वह ताइवान को जीत लेगा। इसलिए चीन ताइवान पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तो इसकी तुलना में भारतीय पायलटों को, भारतीय सैनिकों को, भारतीय सेना अधिकारी को जो आदेश दिया जाता है, जो टारगेट बता दिया जाएगा उसको लेकर रहेंगे, उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो सब जानते हैं। ये फर्क है। हाल ही में जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची भारत में आई थी, और डिफेंस के क्षेत्र में दोनों देश साथ में काम करेंगे जी, इस प्रकार का भी माहौल बन रहा है जी। तो आकाश में भारत को मजबूत करने के लिए जापान के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, या जापान हमको क्या दे सकता है? देखिए, जापान से सबसे ज्यादा चीन डरता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने चीन को 2 बार रौंद दिया था। अगर अमेरिका ने नहीं बचाया होता तो चीन बचता नहीं। तो आज भी चीन जो है जापान से डरता है और फिर भारत से डरता है, क्योंकि यही 2 सेनाएं हैं जो बहुत समर्पित सेनाएं हैं, प्रोफेशनल सेनाएं हैं। तो जापान के लोग जो ठान लेते हो करते हैं, चाहे तकनीक के क्षेत्र में हो चाहे जिस क्षेत्र में हो। तो चूंकि जापान क्वाड का सदस्य है, अमेरिका पर उतना विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका कब पलटी मार जाए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जापान और ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड के सदस्य भारत के साथ हैं, तो उसके कारण हम युद्धाभ्यास लेकर बहुत सारा तकनीकी सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जापान की वायुसेना में कुछ विमान बहुत आधुनिक है, F-35 भी उसके पास है, उसके पास अमेरिका के ही विमान हैं, लेकिन अमेरिका के आधुनिकतम विमान भी है, 104 F-35 लगभग उसके पास है। तो उनकी अच्छी खासी संख्या है। जापान के पास उच्च कोटि की पनडुब्बियां हैं। जापान ने सेंसर बहुत अच्छे बनाए हैं। जापान ने रेल गन भी बनाया है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या डायरेक्ट एनर्जी वेपन है।
तो जापान ने भी तकनीक के क्षेत्र में अच्छी खासी बढ़त जो है हासिल की है, हाइपरसोनिक मिसाइल भी बना रहा है। तो भारत और जापान मिल करके अगर रक्षा सहयोग करते हैं, जो शुरू होगा उसका एक बड़ा कारण यह है कि दोनों का एक कॉमन शत्रु है जो चीन है। चीन से भारत को भी खतरा है, चीन से जापान को भी खतरा है। जापान के सामने दो शत्रु हैं, एक उत्तर कोरिया है, दूसरा चीन है। भारत के सामने भी दो शत्रु हैं, एक चीन है, दूसरा पाकिस्तान है। तीसरा तैयार हो रहा है अभी। तीसरा का कुछ कह नहीं सकते, उसको तो बीएसएफ ही रौंद देगी, उसके लिए सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस ढंग से हम सीमा स्मार्ट बॉर्डर बना रहे हैं, तो तीसरे को लेकर कुछ ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये दो घोषित शत्रु हैं और इन्हीं को लेकर के सैन्य तैयारी चल रही है। तो जापान हमारे लिए एक बहुत बड़ा असेट है, और जापान जिसके साथ मित्रता करता है तो निभाता है। जैसे अमेरिका की मित्रता पर आप एक बार संदेह कर सकते हैं, लेकिन जापान हो, इजराइल हो, फ्रांस हो, ये तीन देश ऐसे हैं, रूस भी हो, जो मित्रता को बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। इसलिए भारत भी जिसका मित्र है उसको कभी छोड़ेगा नहीं। कितनी बार पश्चिम के देशों ने दबाव बनाया भारत पर कि रूस को छोड़ दीजिए, रूस से तेल मत खरीदिए, लेकिन हमने वैसा कुछ नहीं किया, हमने किसी की सुनी नहीं। हम बोलते नहीं, रिएक्शन नहीं देते, लेकिन चुपचाप जो हमारे हित में है, देश के हित में है, वह कार्य करते रहते हैं। तो जापान और भारत अगर मिल गए तो चीन कहीं न कहीं दोनों के सामने काफी कमजोर हो जाएगा, और दोनों मोर्चे पर, क्योंकि वह पश्चिमी मोर्चा हम देखेंगे चीन का, और पूर्वी मोर्चा जापान देखेगा। जब दो मोर्चे पर दो बड़े शत्रु आपके हों, जैसे आजकल टू फ्रंट वार की बात भारत के लिए की जाती है, उत्तर से चीन आएगा, पश्चिम से पाकिस्तान आएगा, तो ऐसे अगर पूरब से जापान रहेगा और पश्चिम से भारत रहेगा, तो चीन के लिए मुकाबला करना अपेक्षाकृत ज्यादा मुश्किल कार्य होगा। तो चीन के लिए यह सब उतना आसान नहीं है। तो इसलिए भारत और जापान की मित्रता जितनी बढ़ेगी वो उतना अच्छा है, और जापान बहुत सारी चीजों में निवेश कर रहा है और भारत का बहुत ही विश्वसनीय सहयोगी बनकर उभरा है। एक और बात जो देखने में आई है कि जब अमेरिका ने नाटो को छोड़ना शुरू किया, उनको अकेला कर दिया, जैसे बीच में इजराइल और अमेरिका में भी दरार की बात आई, तो जापान और दक्षिण कोरिया भी सचेत हो गए, ऑस्ट्रेलिया भी सचेत हो गया कि केवल अमेरिका के भरोसे रहना ठीक नहीं है। अगर चीन को नियंत्रित करना है तो भारत जैसा देश जो है वह सहयोगी के रूप में चाहिए। इसलिए इन सारे देशों के साथ हमारे रक्षा समझौते भी हो रहे हैं, इनके साथ हम बहुत अच्छा व्यापार कर रहे हैं, और इनके साथ मिल करके हम रणनीतिक साझेदारी बना रहे हैं। तो यह जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा कि भारत का जो एयरफोर्स है जी, उस एयरफोर्स में चीन के लिए कोई सरप्राइज एलिमेंट तैयार हो रहा है क्या, या क्या हो सकता है? चीन के लिए कई सरप्राइज एलिमेंट हैं, जैसे हम किस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार का प्रयोग करके उनका जीपीएस जाम कर देंगे, यह वो नहीं समझ पाएंगे। दूसरी बात, उनके पास एक क्षमता नहीं है। क्षमता उनके पास भी है, लेकिन हम लोगों ने एंटी जैमर भी तैयार किया हुआ है। जैसे बालाकोट जब हमला हमने किया था, तो जब अगले दिन 27 फरवरी की सुबह पाकिस्तान ने किया था, जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक जैमर का प्रयोग करके उनके राडार को जाम किया था, तो वैसे पाकिस्तान ने भी हमारे राडार को जाम करने का प्रयास किया था, लेकिन वो जाम नहीं कर पाया क्योंकि हमारे पास एंटी जैमर था। लेकिन उस एंटी जैमर सिस्टम को हमने बहुत अपग्रेड करके अभी बहुत ज्यादा बना रखा है। तो हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसमें एंटी जैमर सिस्टम भी लगा है। तो जब अगर ब्रह्मोस हम एक बार सुखोई 13 की आई या तेजस से छोड़ते हैं, तेजस में भी ब्रह्मोस इंटीग्रेटेड है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि तेजस वैसे ही है, दिखावे के लिए, तो ऐसा नहीं है। तेजस नॉर्मल तेजस जो है उसकी संख्या लगभग 40 है जो अभी सेवा में आ चुके हैं। अच्छा। लगभग 2 स्क्वाड्रन पूरे हैं और अभी 7वां इंजन आ गया है। तो सितंबर तक अगर 10 इंजन हो जाते हैं तो तेजस MQ-1A भी आ जाएगा। तो इसमें भी ब्रह्मोस मिसाइल है। तो ब्रह्मोस का जो NG है और ब्रह्मोस 2 जो हाइपरसोनिक संस्करण है, यह चीन को बहुत ज्यादा सरप्राइज दे सकता है, क्योंकि उस मिसाइल से बच पाना किसी भी चीनी एयरक्राफ्ट के लिए संभव नहीं है। फिर जो हम रूस से R-37 और जो राफेल में मेटेओर मिसाइल है, जो हमारे पास तेजस में और सुखोई 30 में हम लगा रहे हैं अस्त्र MK3, अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो चीन के लिए सरप्राइज ही सरप्राइज है। फिर चीन के विमान हमसे बहुत दूर रहना पसंद करेंगे, नजदीक आने से बचेंगे।
तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ये तो देखिए शह और मात का खेल है, ये लगातार चलता रहेगा क्योंकि तकनीक लगातार बदलती जा रही है, माइक्रो से नैनो होती जा रही है, अपग्रेड हो रही है। आज जो हथियार है 2 साल बाद वो पुराना लगने लगता है। तो भारत अपनी वायुसेना के आधुनिकीकरण में कोई घोर कमी नहीं रख रहा है, और चूंकि हम विश्व की आधुनिकतम वायुसेनाओं से जुड़े हुए हैं, उनके संपर्क में रहते हैं, उनसे युद्धाभ्यास करते हैं, तो उनके साथ जो नई चुनौतियां आ रही हैं उन सारी चुनौतियों से हम परिचित हैं। चीन को इस बात का परिचय नहीं है। युद्ध के माहौल में कौन क्या व्यवहार करेगा और किस प्रकार से छकाएगा, किस प्रकार से बेवकूफ बनाएगा, किस प्रकार से उसके रडार को जाम करेगा, इन सारी चीजों का वास्तविक परिचय जो है चीनी वायुसेना को नहीं है। इसलिए विमानों की संख्या अधिक होने पर भी चीन की वायुसेना भारत की वायुसेना के सामने टिक नहीं पाएगी। बहुत बढ़िया। आपके साथ ये तीसरा साक्षात्कार है और पहले 2 वार्तालाप जिसे लोगों ने बहुत पसंद किए। आशा है कि ये तीसरी जो चर्चा है वो भी हमारे जो दर्शक है वो पसंद करेंगे। आप स्टूडियो में आए, आपका कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।